हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं लेके आती हूँ हर हफ्ते वीकली करंट अफेयर। तो आज फिर आई हूँ वीकली करंट अफेयर लेकर के 9 मई से लेके 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आरएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी पेपर है 6 दिसंबर का, उसकी तैयारी उनकी अच्छी चल रही होगी। और मोटिवेटेड रहना है, हर स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेनी है, प्रेशर नहीं लेना है, कूल और काल्म होकर तैयारी करनी है। क्योंकि जब आपका माइंड कूल और काल्म होता है तो आउटकम अच्छा देता है। आप कम पढ़ोगे तो भी अच्छा रिजल्ट आता है, और जो पढ़ते हो वो माइंड में स्टोर रहता है, आप उसको क्या कहते हैं, लंबे टाइम तक याद करके रख सकते हो। इसलिए हमेशा कूल रहना, टेंशन नहीं लेनी है कि बाकी स्टूडेंट्स पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, उसने ज़्यादा पढ़ लिया, इसने ज़्यादा पढ़ लिया, इसने कम पढ़ लिया। दूसरों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, और मैंने जो पढ़ा उसको मैं अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में करके कर पाऊंगा। हाँ, और अच्छे से लिख पाऊंगा। मेरी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, किसी टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके, क्योंकि मुझे जितना जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं आरएस के, उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी होगी प्रेजेंट टाइम के अंदर है। तो किसी टेस्ट सीरीज में आपके अच्छे नंबर आएंगे, किसी में कम भी आएंगे। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, इसलिए अगर कभी कम आते तो टेंशन नहीं लेनी है, प्रेशर नहीं लेना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट 100 में से 100% नहीं जाती है। आप अगर 60% सिलेबस भी क्लियर कर ले रहे हो, हाँ, और 60% भी आपके टेस्ट सीरीज में बन जा रहे हैं ना, तो आप क्लियर कर जाओगे आराम से। ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाती, क्योंकि ये कंपटीशन पेपर है, ये कोई स्कूल का या यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। आपसे जितना होता है उतना अपना 100% देके, जो बचा हुआ टाइम है उसमें अपना 100% देके अपनी 100% कोशिश करनी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए हमने कहीं कमी छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमने हमारा 100% दिया, अब होगा और नहीं होगा ये काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, हाँ, या फिर आरपीएससी के हाथ में छोड़ दो। इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, बस अपना पूरा जो टाइम बचा हो उसे यूटिलाइज करना है तैयारी करने में, और दिमाग को कूल और काम रखना, मोटिवेट रहना, फोकस्ड रहना, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर है। तो हंगरी के राष्ट्रपति बने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एंड्रोस अबाबा, ये है एंड्रोस अबाबा है। एक मिनट है। जो कि हंगरी के संसद की पूर्व सुप्रीम कोर्ट की, हंगरी की जो कोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट, उसके ये पहले न्यायाधीश थे, जो प्रेजेंट टाइम में इनको बनाया गया है। सॉरी। एंड्रोस अबाबा को नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्हें गुप्त मतदान में 140 वोट मिले। कितने? 140 वोट मिले हैं, और 6 सांसदों ने उनके खिलाफ में भी वोट दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री विक्टर अरबान की फिदेश पार्टी ने मतदान का बहिष्कार किया। उनका चुनाव सत्तारूढ़ तिस्जा पार्टी के समर्थन से हुआ है। किसके समर्थन से हुआ है? तिस्जा पार्टी का नाम है, उसके समर्थन से इनका चुनाव हुआ है। नेक्स्ट है परीक्षा। परीक्षा नहीं, परीक्षा है। बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड डेंड्रस ने वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया। यह उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर बनाया गया है। किस पे बनाया गया है? बेतवा नदी पर, जो उत्तर प्रदेश में है। यह करीब 140 साल पुराना है। यह सम्मान बांध की बेहतर इंजीनियरिंग और लंबे समय से सिंचाई में योगदान देने के लिए दिया जा रहा है। क्या? बेहतर सिंचाई को करने के लिए, और सिंचाई का जो इस बांध को बनाने से सिंचाई के अंदर सहयोग मिलेगा, कुल मिला की बात कहना चाह रहे हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 1057 पुलिस और सेवा पदक देने की घोषणा की है। इनमें 301 वीरता पदक। कितने वीरता पदक? 301। सबसे ज्यादा 197 वीरता पदक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर क्षेत्र के जवानों को 51 पदक दिए गए हैं। कितने पदक दिए गए हैं? 51 पदक हैं। 92 कर्मियों को राष्ट्रपति पदक और 654 को सराहनीय सेवा पदक मिला। कितना? 52, यानी 92 कर्मियों को राष्ट्रपति पदक और 664 को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। नेक्स्ट है कानून के, मतलब हफ्ते भर में क्या क्या कानून बने। लेबनान नेशनल और इंटरनेशनल, हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो नेशनल लेवल का है उस पे यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए। लेबनान की संसद ने मृत्यु दंड पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके साथ लेबनान अरब दुनिया का पहला देश बन गया जिसने मृत्यु दंड समाप्त किया। क्या किया है? लेबनान जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने मृत्यु दंड समाप्त कर दिया है। अब फांसी की सजा को कठोर श्रम के साथ आजीवन कारावास में बदला जाएगा। यानी फांसी की जो सजा है उसकी जगह पे कठोर कारावास। एक सरल मतलब सिंपल कारावास होता है, एक कठोर कारावास। कठोर 2 प्रकार के कारावास होते हैं अपने कानून के अंदर है। तो कठोर कारावास के अंदर क्या होता है कि आपको हार्ड काम दिए जाते हैं करने के लिए, और सिंपल कारावास के अंदर आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या कहा है कि जो क्या मृत्यु दंड होता है उसकी जगह पे कठोर कारावास में या फिर जिंदगी भर आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। देश में 2004 से फांसी पर अनौपचारिक रोक थी, अब इसे कानूनी मान्यता मिल गई है। नेक्स्ट समझौते, मतलब क्या क्या समझौते हुए हफ्ते भर में। भारत और नेपाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, ये 3 जो है ये मूलभूत माना जाए ना एक्चुअली में, तो ये मूलभूत जरूरतें, शिक्षा,
किसी भी देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि, इन तीन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी वो देश आगे बढ़ पाएगा दुनिया के नक्शे पे और इकोनॉमिकली आगे बढ़ पाएगा है। तो नेक्स्ट है, कृषि से जुड़ी 8 नई परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं। क्या किए हैं? 8 नई परियोजनाओं से जुड़े समझौते किए हैं। इनकी लागत करीब 80.3 करोड़ नेपाली रुपए है। नेपाली रुपए की वैल्यू अपने हिंदुस्तान के रुपए से थोड़ी कम है। परियोजनाएं भारत की हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट योजना के तहत स्थानीय सरकारों द्वारा लागू होगी। इनमें अस्पताल और कोल्ड स्टोर जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। नेक्स्ट है, पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री ने बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 लिंक के हाफमैन बुश ब्रांड गेज कोच का पहला रैंक तैयार किया है। इसमें 3 AC स्लीपर और 3 AC चेयर कार, 11 नॉन AC चेयर कार और 2 पावर कार है। इन कोचों को बांग्लादेश रेलवे की ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। RCF और बांग्लादेश रेलवे की साझेदारी 2015 और 16 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, सीमावर्ती गांवों का विकास करेगा वाइब्रेंट विलेज सेकंड, यानी फेज सेकंड मानो इसको। हाँ, सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड को मंजूरी दी। इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1954 गांवों का विकास हुआ। इस योजना का उद्देश्य गांवों की स्थानीय समस्याएं दूर करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। गुजरात में एशिया का पहला डेजर्ट थीम नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क बनेगा। करीब 103 हेक्टेयर में बनने वाले इस पार्क में 83 प्रजातियों के 2700 जानवर होंगे। इनमें चिंकारा, काला हिरण, एशियाई शेर और अफ्रीकी चीता शामिल है। पर्यटक रात में जानवरों को प्राकृतिक रेगिस्तानी माहौल में देख सकेंगे। नेक्स्ट है, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को रूस में अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। रूस ने अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। ये पर्सनैलिटी जो है अपने हिंदुस्तान में बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये जब अपने यहाँ न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तभी भी इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजंस और काफ़ी अच्छे अच्छे फैसले किए थे। हाँ, तो ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी अपने इंडिया के अंदर। यह नियुक्ति यूक्रेन की सरकारी बैंक औषध बैंक से जुड़े, यूक्रेन जो है वहाँ पे एक बैंक का नाम है औषध बैंक, से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद में हुई। मामला 1958 के द्विपक्षीय निवेश समझौते के तहत है। यह 2022 के युद्ध के बाद जब्त हुई संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। मतलब अपनी जो इंडिया की जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो विदेशों में भी उनको अपना कार्य कराने के लिए सिलेक्ट की जा रही हैं। इतना टैलेंट अपने इंडिया के अंदर है। इंडिया में टैलेंट बहुत है टैलेंट, क्योंकि सभी आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर आप देखिए ना, इंडियंस आपको हर कंट्री के अंदर मिलेंगे और अच्छी अच्छी पोस्टों पे मिलेंगे, अच्छी अच्छी जगह पे मिलेंगे हैं। लेकिन वो विदेश, क्यों वो बोलते हैं ना ब्रेन ड्रेन, बहुत प्रेजेंट टाइम में तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अच्छा इनकम चाहते हैं। सामने वाला जब काम अच्छा कर रहा है तो वो इनकम अच्छी चाहता है, और अब यहाँ पे इनकम अच्छी इतनी मिलती नहीं है, इसलिए समस्या है। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये कदम उठाना चाहिए अपनी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको, कि जो इंडिया का जो ब्रेन है उसको आप इंडिया में ही रखिए, उसको अच्छी पेमेंट दीजिए और इंडिया को इम्प्रूवमेंट करने में उस ब्रेन को आप यूज़ कीजिए। उसके बाद में जो विदेशों में जो महाशक्ति है ना, जो अपने आप को ये बोलती हैं कि हम महाशक्ति हैं, हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ये सब पीछे रह जाएंगे। अगर इंडिया के ब्रेन को इंडिया में लाके यहीं पे अच्छा काम दे दिया जाए, अच्छी सैलरी दे दी जाए, तो इनको साल भर में पीछे छोड़ सकते हैं महाशक्तियों को। क्यों? क्योंकि PM मोदी जो है ना, वो अपने देश में उस देश के प्रधानमंत्री हैं जिस देश की पब्लिक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसी पब्लिक को वो इकोनॉमिकली तरीके से यूज़ करेंगे ना, हाँ शुरू में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि पब्लिक को भी सपोर्ट करना पड़ेगा मोदी जी को। हाँ, लेकिन वो जब हम लोग लाइन में खड़े हो सकते हैं, हम लोग जब दिए जला के क्या कहते हैं थालियाँ बजा सकते हैं, तो हम इतना भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में साल 6 महीने बाद में उसका आउटकम इतना अच्छा आएगा ना कि थोड़ा बहुत अगर हमने सपोर्ट इकोनॉमिकली क्षेत्र में कर दिया मोदी जी का, तो हमारा जो देश है ना, और ये जो पब्लिक है, जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पब्लिक का देश है अपना, ये महाशक्तियों में इंक्लूड होगा। और जिनको घमंड है ना कि हम महाशक्तियाँ हैं, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। मैं वो बात बोल रही हूँ जो मोदी जी के पास वैसे भी बहुत अच्छा थिंक टैंक है, तो पता नहीं ये बात वो सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर ग्राउंड में प्ले किया जाए ना, तो अगर इंडिया की पब्लिक 1 साल अगर मोदी जी का साथ दे दे और मोदी जी इस तरीके से दिमाग को चला ले कि हाँ मैं जो पब्लिक इतनी सारी है इसको इकोनॉमिकली तरीके से यूज़ करूँ, है तो अपना जो 1 साल में ही पूरी जो महाशक्तियाँ हैं देश की, ये पीछे देश की नहीं, दुनिया की जो महाशक्तियाँ बन के घूम रहे हैं घमंड से, ये पीछे रह जाएंगे।
क्योंकि इतनी पब्लिक है कि इसको इकोनॉमिकली तरीके से इस पब्लिक को अगर यूज़ किया जाए, अगर जो बिल्कुल बेरोजगार है उसको अगर आप 15,000 रुपये का महीने का भी दे के अगर काम करवा रहे हो ना, या 20,000 भी दे दो, क्योंकि जो इंसान बिल्कुल बेरोजगार है, घर में बैठा, उसको महीने के 15-20,000 मिल के भी वो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में कुछ भी करेगा ना बंदा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इकोनॉमी में सपोर्ट करेगा ही करेगा है। तो अगर वो घर में बैठ के दिया भी बना रहा है ना, मिट्टी का दिया, तो भी वो इकोनॉमी में किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट हो रही है वो चीज़ है। तो अगर इसको इस तरीके से यूज़ करें ना अपनी पब्लिक को, तो वही मैंने कहा ना कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट पब्लिक को करना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉलिटिशियंस को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और साल भर के अंदर जो अपना देश है ना पूरे वर्ल्ड के नक्शे में अलग ही तरीके से चमक के बाहर निकल के आएगा। लेकिन पता नहीं उनके पास इतना अच्छा, मोदी जी के पास इतना अच्छा थिंक टैंक है, उसके बाद में वो ये चीज़ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, अब वो तो उनकी सोच है, उसमें कुछ कह नहीं सकते हम। लेकिन ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है कि इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका पूरे विश्व में नाम हो रहा है अभी। ओके, इधर आते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त को आधिकारिक तौर पर इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाया है। गवर्नर केथी होचुल और मिकी सेरिल ने इसकी घोषणा की है। फैसला भारतीय अमेरिकी समुदाय के आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान के सम्मान में है। अमेरिका में करीब 54 लाख भारतीय मूल के लोग हैं, जो तीसरा सबसे बड़ा एशियाई समूह है। इससे पहले मैसाचुसेट्स व बोस्टन भी 15 अगस्त को इंडियन डे घोषित किए हैं। नेक्स्ट है नियुक्तियां। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने भारतीय मूल के रणनीतिकार गौतम रंगराजन को विशेष सलाहकार नियुक्त किया। वे प्रधानमंत्री कार्यकाल 10 डाउन स्ट्रीट में संरचना और प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर सलाह देंगे। रंगराजन पहले बीबीसी में मुख्य रणनीतिकार रह चुके हैं। नेक्स्ट विधेयक, कौन कौन से विधेयक, अभी सत्र चला रहा था ना मानसून सत्र, तो कौन कौन से विधेयक पास हुए। संसद ने ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पारित किया। इसके तहत नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनेगा, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे। सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होगा और नियुक्तियां योग्यता के आधार पर होंगी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कोलकाता में अगली पीढ़ी का गश्ती जहाज NGOPV श्रुति लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? श्रुति है उसका नाम है। इसे GRSC ने बनाया है। नाम 4 वेदों के सम्मान में रखा गया है और क्रेस्ट में सप्तऋषि तारामंडल है। क्या है? और क्रेस्ट में सप्तऋषि तारामंडल है, जहां समुद्री निगरानी, खोज बचाव, समुद्री डकैती रोकने और आपदा राहत में काम करेगा। ये है वो श्रुति नाम का जहाज। उसके बाद में QS रैंकिंग में देश के 52 संस्थान IIT दिल्ली शीर्ष पर है। 1993 में बैच की IAS दीप्ति गौर मुखर्जी नई उच्च शिक्षा सचिव बनी है। मध्य प्रदेश कैडर की मुखर्जी पहले कॉर्पोरेट मामलों की सचिव थी। ये है देखो मुखर्जी, दीप्ति गौर मुखर्जी। उन्होंने विनीत जोशी की जगह ली है, मतलब इनकी जगह पहले जो विनीत जोशी जी थे वो कार्य करते थे, अभी इनका वहां ट्रांसफर हुआ है। पल्लवी जैन गोविल नई कॉर्पोरेट मामलों की सचिव है। सुनील पालीवाल युवा मामलों के सचिव बने हैं। मतलब नई जगह पोस्टिंग किसको मिली है वो चीज़ इसमें बताई गई है, जिनमें से विनीत जोशी की जगह ली है इन्होंने, श्रुति जी ने, और पल्लवी जैन गोविंद नई कॉर्पोरेट मामलों के की सचिव हैं, और सुनील पालीवाल जो है युवा मामलों के सचिव बने हैं। उसके बाद में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के 52 संस्थान शामिल हुए हैं। 2015 में यह संख्या 11 थी। IIT दिल्ली के 118वें स्थान के साथ भारत में टॉप पर रहा। IIT बॉम्बे 134वें और IIT मद्रास 117वें स्थान पर रहे। सरकार के अनुसार NIRF और NEP से वैश्विक रैंकिंग सुधरी है। नेक्स्ट, रोमानिया में हुए भाषा विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते। श्री लक्ष्मी वेंकटरामन ने स्वर्ण, जबकि आरव राव, निशांत लक्ष्मण और अद्वै मिश्रा ने कांस्य जीते। प्रतियोगिता में अनजानी भाषाओं के व्याकरण व पैटर्न को हल करना होगा। नेक्स्ट, दोबारा सुनिए। प्रतियोगिताओं में अनजानी भाषाओं के व्याकरण व पैटर्न को हल करना होता है। नेक्स्ट है, नासा ने इसरो को अपने मून बेस मिशन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानवता का पहला स्थानीय चंद्र बेस बनाना है। क्या बनाना है? मानवता का पहला स्थानीय चंद्र बेस कहाँ पे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। भारत और नेपाल ऑटोमेसिस समझौते में वैज्ञानिक डेटा व मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीकी साझा करने का सहमत हुए हैं। कौन कौन? भारत और अमेरिका ऑटोमेसिस समझौते में वैज्ञानिक डाटा व मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीकी साझा करने में सहमत हुए हैं। दिल्ली ने समय पर सरकारी सेवा को नागरिकों का कानूनी अधिकार बनाने वाले कानून को मंजूरी दी। देरी होने पर अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा। राशि वेतन से कटेगी।
शिकायतों के लिए राइट टू सर्विस कमीशन बनेगा। नेक्स्ट है नाइजीरिया के लागोस में, नाइजीरिया आपको पता है कंट्री का नाम है, लागोस में हुई अंडर 23 कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में भारत में कुल 17 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में लिखित वाघ ने स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं में जोश आशिता और प्राची लोहान ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका की नौसेनाओं का एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल अभ्यास का 8वां संस्करण कोच्चि में शुरू हुआ। दक्षिणी नौसेना कमान में चल रहा ये 5 दिवसीय अभ्यास गोताखोर और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीमों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रीय है। दोनों देश 2005 से ऐसे अभ्यास कर रहे हैं। सरकार ने ईडी निदेशक नवीन का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया। अब ये है नवीन जी, अब ये 13 अगस्त 2027 तक इस पद पर रहेंगे। राहुल नवीन 1993 बैच के IRS अधिकारी हैं। वे सितंबर 2023 से प्रवर्तन निदेशालय का नेतृत्व कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? प्रवर्तन यानी ईडी का नेतृत्व कर रहे हैं। यह इनके कार्यकाल का पहला विस्तार है, मतलब पहली बार इनके कार्यकाल का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट है गुरुचरण दास को, किसको? गुरुचरण दास को लाइफ टाइम लिब्रेरियन अवार्ड सम्मान, लाइफ टाइम लिब्रेरियन अवार्ड सम्मान दिया गया है। भारतीय लेखक गुरुचरण दास को नेपाल के काठमांडू में आयोजित 40वें विश्व सम्मेलन में लाइफ टाइम लिब्रेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है गुरुचरण दास, ठीक है। वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय लेखक हैं। लिबर्टी इंटरनेशनल ने उन्हें स्वतंत्र उद्यमशीलता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री ने पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स दिया। यह किसी सैन्य या पुलिस इकाई का देश का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति ने पुडुचेरी पुलिस की विशिष्ट सेवा और अनुशासन के लिए इसकी घोषणा की थी। इसके साथ पुडुचेरी पुलिस इस सम्मान पाने वाले चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों में शामिल हो गई है। नेक्स्ट है संसद ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, कौन सा? बैंकर्स बुक एविडेंस, किसने? संसद ने 2026 को मंजूरी दी। यह 1851 के पुराने कानून की जगह लेगा। नए कानून के तहत बैंकों के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में कानूनी सबूत माना जाएगा। मतलब नए कानून के हिसाब से बैंकों के डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड को कोर्ट में कानूनी सबूत के रूप में माना जाएगा। बैंक अब पुराने कागजी रिकॉर्ड की जगह प्रमाणिक डिजिटल कॉपी भी जमा करा सकता है। मतलब पुराने जो लिखित में होते थे उसकी जगह डिजिटल भी जमा करा सकते हैं। कोर्ट के अंदर कोई केस होता है तो उसके अंदर अगर चाहे तो बैंक अपनी जो डिजिटल रिकॉर्ड है वो यूज कर सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन शुरू किया है। कौन सा किया है? इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन शुरू किया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में। साथ ही भारत में कंपनी की कुल 4 क्लाउड रीजन हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 4 क्लाउड रीजन हो गए हैं। यह नया क्लाउड रीजन व्यवसायों को सुरक्षित, भरोसेमंद और डेटा नियमों के अनुरूप डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट राहुल जैन वाशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार बने। कौन? राहुल जैन। वाशिंगटन अमेरिका का एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक जगह का नाम है अमेरिका में। मुद्रा कोष में कार्यकारी निवेशक के सलाहकार बने बलदेव पुरुषार्थ फिलीपींस के एशियाई विकास बैंक में सलाहकार नियुक्त हुए। कौन? बलदेव पुरुषार्थ। उसके बाद में सत्यजीत मोहंती को कनाडा के मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है। नेक्स्ट है स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत। ये है भावना कांत, भारतीय वायुसेना की फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। यह सुखोई 30 MKI उड़ाती हैं और 2016 में शामिल पहली 3 महिला फाइटर पायलटों में थी। ये कोर्स वायुसेना के टॉप गन स्कूल में होता है। किसमें? टॉप गन जो स्कूल का नाम है वहां पे ये कोर्स होता है। नेक्स्ट है अग्नि 4 मिसाइल, 4000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। परीक्षण का संचालन DRDO और सामरिक बल कमान SFC ने किया है। नेक्स्ट नीति आयोग के अनुसार, नीति आयोग वही पता ही होगा इसका आपको, क्योंकि ये नीति आयोग योजना आयोग किसका जो बनाया गया है वो ये है। 2050 तक भारत ने 34.7 करोड़ बुजुर्ग होंगे। आयोग ने राष्ट्रीय केयर नीति
केयर गिवर रजिस्ट्री, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण, प्रमाणन और सामाजिक सुरक्षा की सिफारिश की है ताकि भारत कुशल केयर गिवर्स का वैश्विक केंद्र बन सके। उसके बाद में है सरकार ने आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री हटाने की समय सीमा 24 घंटे से करके 2 घंटे कर दी है। नए आईआईटी नियमों के तहत आदेश मिलने के 2 घंटे के भीतर गैरकानूनी सामग्री हटानी होगी। एआई से बने फोटो और वीडियो पर लेबल लगाना भी अनिवार्य होगा। ये यूट्यूब के ऊपर या नेट के ऊपर जो सामग्री गिर रहे हैं ना, मतलब जो फेक जो न्यूज़ होती है उसके लिए बनाया गया है कि फेक न्यूज़ से आप किसी को बदनाम कर दे रहे हो, किसी के बारे में कुछ भी लगा के भेज रहे हो, तो उसको आप पहले 24 घंटे का टाइम, तब 2 घंटे के अंदर अगर सरकार ने ऑर्डर दे दिया तो उसे डिलीट करना होगा। ये एआई के लिए है, एआई से जो बन जाती है उसके लिए मेटा कोड दिया गया है। वर्ड ऑफ द डे, ग्रीवांस अपीलेटेड कमेटी यानी जीएसी एक ऑनलाइन अपील व्यवसाय है। इसे आईटी रूल्स 2021 के रूल 3A के तहत बनाया गया है। सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ग्रीवांस ऑफिसर्स के फैसले से असंतुष्ट यूजर जीएसी में अपील कर सकता है। पहले प्लेटफॉर्म के ग्रीवांस ऑफिसर्स के पास शिकायत करना जरूरी है। जवाब नहीं मिलने या फैसले से असंतुष्ट होने में 30 दिन के भीतर जीएसी में अपील की जा सकती है। हाल ही में जीएसी के आदेश के बाद यूट्यूब से ध्रुव राठी के एक वीडियो को भारत में रोक ब्लॉक लगाया है। इसका उद्देश्य इंटरनेट की सुरक्षित और भरोसेमंद और जवाबदेह बनाना, कि ये जो इंटरनेट के ऊपर किसी को भी, लड़कियों को भी बदनाम कर दिया जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले एक एक्ट्रेस थी, उसको बदनाम कर दिया गया था, कुछ भी फेंक बना देते हैं, जिसके लिए ये बनाया गया है ताकि यूट्यूब पर किसी को फालतू बदनाम ना किया जाए। नेक्स्ट, फबिंग का मतलब क्या होता है कि सामने बैठे व्यक्ति की बात करने के बजाय बार बार मोबाइल फोन देखते रहना। ये प्रॉब्लम आजकल आम हो गई है। मतलब आप किसी से भी बात करो ना, उसका एक नज़र तो रहती है, सामने वाला जो बात कर रहा है उस पर दूसरी नज़र मोबाइल पे रहती है। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उसका, सामने वाला जो बात कर रहा हो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट इंसान क्यों ना हो, उसकी नज़र मोबाइल पे पक्का जाएगी। सामने वालों को ऐसा लगने लगता है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है फबिंग। तो ये आप लोगों को तो बहुत जल्दी याद हो, क्योंकि ये आप लोगों के साथ भी होता है। सामने चाहे पेरेंट्स बैठे हों, है मतलब हर इंसान की लाइफ के अंदर पेरेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता। तो पेरेंट्स वो भी कुछ बोल रहे होंगे, समझा रहे होंगे ना, तो उनकी नज़र हर बच्चे की मोबाइल पे रहती है। ऐसा लगता है ये पेरेंट्स बकवास कर रहे हैं और ये जाए तो मैं मोबाइल देखूँ, बस ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पे है। आसान शब्दों में फोन के लिए सामने वाले व्यक्ति को नजरअंदाज करना फबिंग कहलाता है। आ गया समझ में है? यह शब्द फोन और स्नबिंग जैसे 2 शब्दों से मिलकर बना है। इस शब्द को साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में बनाया गया था। हाल ही में स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ फबिंग की आदत आम हो रही है। इससे लोगों के बीच आमने सामने बातचीत का समय भी कम हो सकता है। ट्रस्ट का पूरा नाम ट्रांसफरिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है। यह भारत और अमेरिका के बीच तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की पहल है। 13 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान इसे शुरू किया गया था। यह पहले की ICET पहल का आगे बढ़ा रूप है। इसे तहत दोनों देश AI, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। हाल ही में भारत और अमेरिकी AI, अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए ट्रस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? PPC यानी परमानेंट पिक्टोरियल कैंसलेशन। यह डाक टिकट पर लगने वाली खास मुहर है। इसमें किसी जगह, इमारत और खास पहचान की तस्वीर होती है। जैसे कि अपनी जो डाक टिकट होती है, इनके ऊपर क्या कहते हैं, गांधी जी की तस्वीर होती है। बस वो एग्जाम्पल है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसे किसी खास पोस्ट ऑफिस में स्थायी रूप से इस्तेमाल करते हैं। आम डाक मुहर में मुख्य रूप से तारीख होती है। PPC में जगह की पहचान भी होती है। इसका इस्तेमाल पर्यटन, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी जगहों को पहचान देने के लिए होता है। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सम्मान में PPC जारी की है। इसमें मंदिर का 7 मंजिला गोपुरम और भगवान पद्मनाभ की तस्वीर है। यह केरल का 43वां PPC है। कौन सा है? केरल का 43वां PPC है। मतलब इससे पहले 42 और बन चुके हैं केरला में PPC, ये 43वां है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर डिटेरेंस एक सैन्य रणनीति है जिसमें कोई देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उनके डर से दुश्मन को हमला करने से रोकता है। यानी परमाणु हथियारों का मकसद युद्ध करना नहीं है। यही नीति अपनी भी तो है ना, कि अपन जब परमाणु हथियार जब हमने बनाए थे तो हमने भी यही बोला था कि हम सिर्फ इसलिए, पहले बार तो हमने पता नहीं लगने दिया था, क्योंकि अगर पता लग जाता तो बनाने नहीं देते। पहले ही अमेरिका वगैरह, मतलब जो कंट्रीज हैं, बड़ी महाशक्तियां, उन्होंने बोल दिया था नहीं बनाने देंगे, तो हमने छुप छुप के बनाया था। और जब उनको पता भी लग गया था तो हमने यही बात बोली थी कि हमने अपने
हमने डिफेंस खुद को बचाने के लिए बनाया है, हम पहले अटैक नहीं करें। नो फर्स्ट नीति हमने अपनाई थी, वो हमारे अभी भी है, हम पहले यूज़ नहीं करते हैं। आप देखते हो कि जब भी कोई वार शुरू होता है तो पाकिस्तान बात बात पे परमाणु की धमकी देता है, मगर इंडिया कभी परमाणु की धमकी नहीं देता। उसको ये नहीं पता जो तेरे पास है वो उधर सामने वाले के पास भी है, जो तुम कर सकते हो वो सामने वाला भी कर सकता है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान का तो मतलब टॉपिक ही नहीं करना चाहिए, मंदबुद्धि प्राणी वो लोग हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ, जो परमाणु बम प्रेजेंट टाइम में या पास्ट में बनाए गए हैं वो खुद को सेव करने के लिए बनाए हैं कि अगर हम पे सामने वाला कोई अटैक करेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज हम पहले से किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। ये चीज़ बताई गई है इसके अंदर है। यदि परमाणु हथियारों का मकसद युद्ध करना नहीं बल्कि युद्ध टालना और शांति बनाए रखना होता है, यह रणनीति इस सोच पर आधारित है कि परमाणु युद्ध दोनों पक्षों के लिए भारी तबाही ला सकता है। हाल ही में अमेरिका, चीन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका छोटे परमाणु हथियारों को भी अपनी डिटेरेंस रणनीति में शामिल करने पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली के 2 क्वेश्चंस आपको देती ही हूँ कि आपने इसके अंदर क्या होता है, इसमें 2 फायदे होते हैं कि अगर आपने जो क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़े हैं, अगर आप वो यहाँ पढ़ ले रहे हो और बाई चांस वो एग्जाम में आ गया तो आप यहाँ से बढ़ावा दे के आ जाओगे, क्योंकि मेरिट जो होती है ना वो कभी कभी 1, 2, 4 नंबर से भी रहती है, तो उसका बेनिफिट अगर आपको यहाँ मिलेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि जो आपने पढ़ा है, मुझे पता है ऑलमोस्ट सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो चाहे पीसीएस की हो चाहे यूपीएससी की हो, वो ये सारे क्वेश्चंस उनके सिलेबस में हैं। साइंस में है, मतलब सभी सब्जेक्ट में है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऑलराउंडर, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। साइंस वाले क्वेश्चन साइंस इकोनॉमिक्स से आते हैं, तो सोशल साइंस, उसके बाद में क्या कहते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जो सारे सब्जेक्ट हैं वो इनसे बाहर यहाँ से, या फिर क्या कहते हैं वो साइंस, टेक्नोलॉजी का भी है इसके अंदर है, तो इनसे बाहर कहीं से भी यहाँ क्वेश्चंस में पूछती नहीं हूँ। जो अपने सब्जेक्ट हैं और जो आपके सिलेबस है उसी में से मैं क्वेश्चन यहाँ डालती हूँ और यहाँ से पूछती हूँ, इससे बाहर नहीं होता है। तो इससे आपका जो नॉलेज है वो भी टेस्ट हो जाता है कि आप जो तैयारी कर रहे हो वो तैयारी किस लेवल की चल रही है। अगर आप क्वेश्चन बता दे रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अगर आप बता नहीं दे पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बता रहे हो, इसका मतलब आपको तैयारी करने की जरूरत है कि और आपको अच्छे से तैयारी करनी है अभी है। और आपको ये लगता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब मुझ में कोई कमी है और मुझे वो कमी भी फुलफिल करनी है या फिर पूरी करनी है, और मुझे ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करती है, आप अच्छे से प्रेशर करके पढ़ना शुरू करते हो फिर है। ओके, तो इधर आ जाइए। लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा पाने के लिए पार्टी के पास कम से कम कितने प्रतिशत सीटें होनी चाहिए, तो वो होती हैं 10%। उसके बाद में 73 वर्ष 180 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह कर दुनिया की सबसे अधिक उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? जुनुको ताबेई, पासांग लाहामू शेरपाथ नेपाल से, तमाए वातानाबे जापान से, गेरी लिंडे कार्ल्टन ब्रूमर ऑस्ट्रेलिया से। नाम बड़े अजीबो गरीब हैं, लेकिन अपने पास याद करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। या तो समझो, नहीं समझ पाते हो तो रटो, बस 2 ही रास्ता, तीसरा और कोई रास्ता है नहीं है। तो अब हैं विदेशों के नाम ऐसे ही अपन कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमें उनके नाम अजीब लगते हैं उनको हमारे नाम लगते होंगे, इसलिए ज़्यादा ये करने की, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे याद करें, हमारे लिए बहुत अजीब हैं। टेंशन मत करो, जितना परेशान आप लोग हो रहे होते ना, वो लोग हमारे बारे में पढ़ रहे हैं तो वो परेशान होते कि हमारे लिए भी ये नाम अजीब है, हम कैसे याद करें। इसलिए बराबर का है, सारा सीन बराबर का है। हम यहाँ परेशान उन लोगों के नाम से, उनकी हरकतों से, वो भी हमारी हरकतों से परेशान है। जो विदेश कंट्री वाले, वो भी हमारे नाम, बच्चे वहाँ के बच्चे जब हमारे नाम याद करते होंगे करंट अफेयर के अंदर, जीके के अंदर, तो वो भी ऐसे परेशान होंगे। तो टेंशन मत करो, हम अकेले परेशान नहीं है, पूरा देश यानी पूरी दुनिया परेशान है, हैं? तो इनको ऐसे ही याद करना होगा, इन नामों को रटना होगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? तमाए वातानाबे जापान, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, साल 1912 में टाइटैनिक जहाज किस महासागर के हिमखंड से टकराया था? ये एक मूवी भी बनी है टाइटैनिक, और मेरा जहां तक ख्याल है कि सबने देखी होगी ये मूवी है। तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। देश की यह एक पहली महिला हाथी महावत कौन है जिन्होंने मेला शिकार तकनीकी से 500 को प्रशिक्षित किया है? कुसुमलता बाउआ, पार्वती बरुआ, इंदिरा गोस्वामी, कनकलता बरुआ। इसका आंसर है पार्वती बरुआ। ये जो है ये पार्वती बरुआ है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में भारतीय संविधान की मूल प्रति को किस हॉल में प्रदर्शित किया गया? सेंट्रल हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, अशोक गैलरी, रिपब्लिकन हाउस। तो इसका है कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल के अंदर। लाल पत्थरों से बने इस महल के अवशेष सिक्किम की पूर्व राजधानी से जुड़े इस स्थल का नाम क्या है? युक्सोम, रबडेंट से, मतलब अपने हिंदुस्तान में ही ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं, दूसरों को क्या दोष दे रहे हैं? खेचोपालरी, नामग्याल से। तो इसका आंसर है रबडेंट से। ये है रबडेंट से, रबडेंट से, रबडेंट से। 2, 4, 5 बार प्रोनाउंसिएशन करोगे हो जाएगा याद है। संसद में सांसदों की रोजाना मिडिल उपस्थिति दर्ज, नहीं सॉरी मिडिल नहीं, डिजिटल, हाँ,
संसद में सांसदों की रोजाना डिजिटल उपस्थिति दर्ज करने के लिए किस कार्ड का इस्तेमाल होता है? बायोमेट्रिक रिंग, स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड, बारकोड, टोकन और की फॉर्म। डिजिटल एंट्री मतलब जैसे कि अब हम कहीं पे भी सर्विस करने जाते हैं तो पहले क्या होता था कि रजिस्टर होता था, उसमें साइन कर लेते थे। तो कुछ कुछ लोग क्या करते थे कि रजिस्टर के अंदर अगर वो जाते थे, साइन करके वापस घर आ जाते थे। हैं, मतलब दिन भर जहाँ सर्विस कर रहे हैं वहाँ है या नहीं है इतना पता नहीं होता था। दूसरी बात ये थी कि अगर कभी नहीं भी गए तो दूसरे दिन जाके खाली जगह पे साइन कर देते, ऐसी चीटिंग हो जाती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं। प्रेजेंट टाइम में आप कहीं पे भी सर्विस करने जाओगे ना, वहाँ पे डिजिटली होती है एनरोल। वहाँ जाके आपको अंगूठा लगाना पड़ता है, ठक करके। वो अंगूठा अपने आप बताता है कि आपने इतने बजे एंट्री ली थी, आपने इतने बजे बाहर एग्जिट हुए थे। तो वही अगर आप संसद के अंदर किस तरीके से ये रिकॉर्ड रहता है तो वह स्मार्ट आइडेंटिटी कार्ड इससे होता है। नेक्स्ट है, साल 2005 में 5 महाद्वीपों के समुद्री स्टेट तैरकर पार करने वाली है पहली भारतीय महिला कौन है? बुल्ला चौधरी, आरती शाह, गीता कुमारी, संगीता पुरी। तो इसका आंसर है बुल्ला चौधरी है। सदन में सांसदों द्वारा कही गई हर बात, भाषण और बहस के आधिकारिक रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? लेजर, हेंसार्ड, गजट, रजिस्ट्री। तो इसका आंसर है लेजर। महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा झील के बीच सफेद संगमरमर से बनवाया गया यह महल अब होटल है, नाम बताइए? जगमंदिर पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर, लेक पैलेस उदयपुर या फिर मानसून पैलेस उदयपुर। तो इसका अंदर है लेक पैलेस। लेक के बीच में तो लेक पैलेस। कनेक्ट करके पढ़ लिया करो, अगर नहीं याद होता तो उसको कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर लिया करो, है तो वो चीज़ फिर आपको याद जल्दी हो जाएगी। और आज का जो करंट अफेयर है वो यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे अपन अगले वीक के अंदर, अगले वीक का करंट अफेयर लेकर आऊंगी, तब मिलेंगे। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हर हफ्ते का करंट अफेयर हर हफ्ते पढ़ लो, प्रेशर नहीं आएगा। और करंट अफेयर तो आपको अपडेट रहना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आपको ये सर्विस मिल जाए उसके बाद में आप सेटिस्फाइड हो, तो भी आपको सर्विस मिलने तक भी आपको करंट अफेयर पढ़ना ही होगा। लेकिन बाद में भी आपको करंट से अपडेट रहना ही होगा, क्योंकि निजी लाइफ में भी कहीं पे भी कोई नई चीज़ नहीं पता होती है, बेफालतू में इंसल्ट हो जाती है। इसलिए अपडेट करंट अफेयर से तो आपको सिलेक्शन होने के बाद में भी रहना ही पड़ेगा अपडेट है। सो आज की जो क्लास है वो ये खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। और मैं फिर यही बोल रही हूँ आपको दोबारा कि विदाउट प्रेशर लिए हुए आराम से कूल और काल्म माइंड से तैयारी कीजिए। कोई बहुत बड़ा थर्ड वर्ल्ड वार नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है। अगर आप कूल माइंड से और काल्म होकर पेपर देकर आओगे और फोकस्ड होके, अभी भी आपके पास 3-3.5 महीने बाकी, फोकस्ड होकर अगर अभी भी तैयारी करोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरिट 100 में से 100 नहीं जाती। अगर आप 60% सिलेबस भी अच्छे से फोकस होकर पढ़ के चले जाओगे ना, कि आपने जो 60% पढ़ा है सिलेबस उसमें से आपका एक शब्द भी नहीं छूटेगा है, तो भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा पेपर। इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जो पढ़ के जा रहे हो उसको इस तरीके से पढ़ के जाओ कि आपको उसमें से अगर नींद में से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे बता सको कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, इसमें से मेरा कुछ नहीं छूटने वाला। इतना कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ लिया है ना, मैंने 60% ही सिलेबस पढ़ा है, मैंने 70% ही सिलेबस पढ़ा है, ठीक है, मैंने 80% ही सिलेबस पढ़ा, लेकिन उसमें से मेरा एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। इसलिए फालतू की बॉदरेशन नहीं लेनी है, प्रेशर नहीं लेना है। आपको जितना पढ़ के जाना है, हाँ 100 में से 100% किसी को नहीं आता। मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, आपको सच बता रही हूँ, 100 में से 100% मुझे भी नहीं आता। मैं आपको इसी चैनल के ऊपर ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, इसी चैनल के ऊपर क्या कहते हैं ये करंट अफेयर पढ़ाती हूँ, लेकिन 100% मुझे भी नहीं आता, आपको सही बता रही हूँ। क्योंकि 100% पढ़ने के लिए पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। बच्चा जब से पैदा होता तब से लेके मरते दम तक पढ़ते रहोगे ना, तो भी पढ़ाई का अंत नहीं है। मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना मैं यूपीएससी वालों को, पीसीएस को हो, ज्योग्राफी और करंट अफेयर पढ़ा उसको, मैं सिर्फ उतना ही जानती हूँ। पीएचडी मैंने भी नहीं कर रखी है, तो इस दुनिया में सब कुछ किसी को नहीं आता। इसलिए फालतू की बॉदरेशन नहीं पाल के रखनी है कि हाँ हमें तो सब कुछ आना चाहिए। नहीं, जो हमें चाहिए सिर्फ उतना ही पढ़ लो। सिलेबस दिया है, सिलेबस मतलब कि इसके आरएएस के अंदर गाइडलाइंस दे दी हैं आरपीएससी ने कि आपको सिलेबस मिल गया, यानी गाइडलाइंस मिल चुकी है। उस सिलेबस में से भी आप अगर 60-70% भी सिलेबस अच्छे से क्लियर करके चलेगा तो आपका सिलेबस, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए फालतू की टेंशन नहीं करनी है, फोकस्ड रहना है और कूल और काम रहना है। फालतू में किसी से पंगे नहीं लेने हैं, फालतू का फ़ोन नहीं चलाना है, क्योंकि फ़ोन सबसे बड़ी सरदर्दी है। स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम देना, कम नहीं खत्म ही कर देना है। अगर आप 3 महीने फ़ोन नहीं उठाओगे, बातें नहीं करोगे, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं रहोगे, तो यहाँ कोई मरने वाला नहीं है। यहाँ इस दुनिया में किसी के बिना कुछ भी नहीं अटकता है, ठीक है। तो फोकस्ड रहो आप, बस आप सिर्फ आप हो और आपका प्रीलिम्स का आरएएस का पेपर है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में। ये समझ लो बस 3 महीने, ठीक है, और कुछ नहीं है। मैं बोलूँ ना, कुछ भी 3 महीने में कुछ भी नहीं अटकने वाला है। ना तो रिश्तेदार मरेंगे, ना फ़ोन मरेगा, और ना कोई और कहीं किसी को कुछ नहीं होने वाला। सब यही मिल जाएंगे आपको। आपके एग्जाम खत्म होने के बाद में भी देखना, जो जहाँ प्रेजेंट टाइम है वो वहीं मिल जाएगा आपको, ढूंढ लेना, सब यही मिलेंगे। इसलिए
सबसे डिस्कनेक्ट होके 3 महीने फोकस्ड होके तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ओके, थैंक यू। हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, दोबारा करंट अफेयर की लेके आऊंगी क्लास नेक्स्ट वीक, तब थैंक यू।